दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 6 इरिट्रिया पर कूच। तारा ने धर्मा को इरिट्रिया का विजन भेजा। तारा बोली, आज से 700-800 साल पहले इरिट्रिया में हेयस पर 7 अलग-अलग देश थे, जिनके प्रधान को सत्रप बोला जाता था। धर्मा ने बीच में बोला, हाँ, मैंने उन किताबों में पढ़ा था जो जोरो ने मुझे दी थी। ओह, तो तुम जानते हो इरिट्रिया के बारे में? थोड़ा बहुत। तो चलो देखते हैं तुम्हें क्या पता है, तारा ने थोड़ा मजाकिया स्वर में बोला। धर्मा ने बोला, हेज भूभाग पर अधिकतर एंजेलन का आधिपत्य है। सेंटोरस को अलग देश सेंटोरी लैंड दे दिया गया था। फ्लैशी सेकंड ग्रेड नागरिक थे और इकियान पानी के अंदर खुश रहते थे। धर्मा ने थोड़ा पॉज लिया, अपने विचारों को एकत्रित किया और फिर बोला, फ्लैशी बॉफ को मानते थे, जबकि बाकी तीनों मूर्ति पूजा करते थे। लेडी तारा ने बीच में धर्मा को बताया, हालांकि तीनों ही भगवान की मूर्ति बनाने के लिए एक खास पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जिसकी खदानें या तो हेस में एंजेलन के कब्जे में थी या पानी के अंदर इकियान के कब्जे में। हाँ हाँ हाँ, हेस में तेजी से प्रगति हो रही थी। मैंने पढ़ा था कि ग्रीनलैंड से सभ्यता की शुरुआत हुई, परंतु हेस भूभाग पर विकास ज्यादा तेजी से हुआ था। हाँ धर्मा, धीरे धीरे जब हवाई जहाज और फाइटर जेट बने, तब फ्लैशी की समाज में अहमियत बढ़ी। मैं कुछ समझा नहीं। फ्लैशी चूंकि मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और इतने ताकतवर नहीं थे जितने एंजेलन और सेंटोरस, इसलिए हमेशा से ही उनकी उपेक्षा होती थी। परंतु जब कृत्रिम उड़ान की बात आई, तो फ्लैशी से अच्छे पायलट कोई नहीं थे। अच्छा, तो इसका मतलब फ्लैशी को समाज में उचित स्थान मिल गया था, धर्मा ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, कुछ समय के लिए, परंतु कुछ फ्लैशी लोगों को स्पेस आकर्षित करता था और उन्हें ऐसे रॉकेट बनाने की सोची जो स्पेस में दूर तक जा सके, परंतु उसके लिए ईंधन मिलता था ब्लैक स्टोन से। ब्लैक स्टोन तो भगवान की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। हाँ धर्मा, फ्लैशी मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। फ्लैशी लोगों को क्योंकि ब्लैक स्टोन की खान और खदान में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कुछ फ्लैशी लोगों ने भगवान की मूर्ति चुराई और रॉकेट बना के उड़ा दिए। तो क्या बाकी लोगों को पता नहीं चला? धर्मा ने विस्मय से पूछा। शुरुआत में जब कुछ ही मूर्तियां चुराई गई, तो किसी को समझ नहीं आया कि ये मूर्ति कौन और क्यों चुरा रहा है। परंतु जब फ्लैशी के कुछ समूह ने अति कर दी और ज्यादा दूर जाने वाले रॉकेट बनाने के लिए बहुत सारी मूर्तियां एक साथ चुराई, तब वो पकड़े गए। तो ये वो रॉकेट है जो कुछ साल बाद रॉल्फ को जोर में मिले? हाँ धर्मा, फ्लैशी ने इतने अच्छे रॉकेट बनाए थे कि उन्हें 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी मात्र 8-9 वर्षों में पूरी कर ली थी। परंतु फ्लैशी के पास रॉकेट बनाने के पैसे कहां से आए? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। फ्लैशी भले ही सामाजिक तौर पर पीछे थे, परंतु जब से कृत्रिम विमान का कारोबार शुरू हुआ, तो फ्लैशी लोगों ने बहुत तरक्की की। उन्होंने कई हवाई जहाज और फाइटर जेट के कारखाने बनाए। फ्लैशी लोग विमानिक शास्त्र में सबसे उत्तम साबित हुए थे। ओह हाँ हाँ, आपने बताया था कि फ्लैशी कृत्रिम उड़ान के मास्टर बन गए थे। हाँ, अनेक फ्लैशी उद्योगपति और बिजनेसमैन रॉकेट में पैसे लगा रहे थे। उनको लगा यदि स्पेसशिप बनाई जाए तो वो लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर कब्जा कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब कौंताना जैसे लीडर इरिट्रिया में भी थे, जो इरिट्रिया को अनेक ग्रहों पर राज करने वाला साम्राज्य बनाना चाहते थे। धर्मा ने उत्साह से पूछा। अफसोस, इरिट्रिया पर कोई भी कौंताना जैसा दूरदर्शी लीडर नहीं था, तारा ने दुखी स्वर में बोला। उसने आगे कहा, एंजेलन और सेंटोरस को स्पेस में कोई रुचि नहीं थी। फ्लैशी लोगों ने जब ऐसे रॉकेट भेजे,
तो ये पता चला कि फ्लैशी ने भगवान की मूर्ति को गलाकर ईंधन बनाया है। तो हंगामा हो गया। फ्लैशी लोगों को मारा गया, फ्लैशी औरतों को गुलाम बना के रखा गया और फ्लैशी बच्चों को भी मार डाला गया। इतना अत्याचार? धर्मा ने दुख और चिंता भरे स्वर में कहा। हाँ धर्मा, फ्लैशी ने जब माफी मांगी और वादा किया कि वो रॉकेट और स्पेस के बारे में भूल जाएंगे, तब जाकर फ्लैशी को माफ किया गया। सभी फ्लैशी को एक बहुत छोटे देश लक्स फ्लूगोर में भेज दिया गया और ये आदेश दिया गया कि फ्लैशी केवल वही रहेंगे। फ्लैशी को लक्स फ्लूगोर के बाहर कोई भी व्यापार या काम करने की इजाजत नहीं थी। परंतु आपने कहा था कि फ्लैशी बहुत अच्छे पायलट थे और फाइटर जेट भी उड़ाते थे। फिर उनका क्या हुआ? कुछ फ्लैशी को ये छूट दी गई कि वो पायलट बने रह सके, परंतु ऐसे लोग बहुत कम थे। ज्यादातर फ्लैशी लक्स फ्लूगोर में ही रहते थे। इन दंगों के चलते फ्लैशी की आबादी तकरीबन आधी से भी कम हो गई थी। धीरे धीरे कार्ट ने बहुत सा रास्ता पार कर लिया था। लॉरा अभी भी बेहोश थी और जोरो उसके पास ही बैठा था। प्रोफेसर बोरो किन्हीं आर्टिफिशियल स्क्रीनलेस डिस्प्ले के घेरे में बैठे बैठे कुछ गहन अध्ययन कर रहा था। लेडी तारा और धर्मा एक ही सीट पर बैठे थे और धर्मा उन विजन में खोया हुआ था जो लेडी तारा उसे दिखा रही थी। लेडी तारा ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं रॉल्फ के पास। वो कहानी अभी अधूरी है। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, धर्मा ने उत्तर दिया। तारा ने विजन भेजा। धर्मा ने देखा रॉल्फ चिंतित था और उसके साथ उसका सेनापति जनरल विज और उसकी राजनीतिक सलाहकार निश बैठे थे। रॉल्फ बोला, मुझे किसी भी तरह दोबारा चुनाव जीतना है। जनरल विज बोला, आप जीत जाएंगे, परंतु क्या जैसन चला गया? नहीं, मैंने अभी वापस एक सभा बुलाई है ताकि मैं जैसन से उसकी योजना एक बार अच्छी तरह से समझ लूं। रॉल्फ ने निश की ओर देखा और पूछा, निश, तुम क्या कहती हो? मेरे जीतने की क्या संभावना है? निश ने कहा, अभी चुनाव दूर है, परंतु आपने जनता को वादा किया है कि आप मर्कल को हरा देंगे। जनता भूलेगी नहीं और आपके विरोधी जनता को भूलने भी नहीं देंगे। आपको कुछ तो करना होगा। रॉल्फ बोला, मैं मर्कल को जरूर हरा दूंगा, परंतु मुझे एक बार और जीतना होगा। परंतु अगला चुनाव आप कैसे जीतोगे? जनता पूछेगी मर्कल को कैसे हराया। यहाँ तक कि कौलाद की मदद से आप अपने स्टारगेट शिप को कहीं भेज रहे हैं। ये बात भी चुनाव में उठेगी। निश थोड़ा घबराती हुई बोली। वो रॉल्फ की राजनीतिक सलाहकार थी और कौंताना को चुनाव हराने में निश ने बड़ी भागीदारी निभाई थी। शई कौंताना की गलती जो हर रात जोर से दिखती है। ये नारा भी निश का ही ब्रेन चाइल्ड था। मुझे पता है निश, रॉल्फ बोला, हालांकि उसके स्वर में थोड़ी सी बेचैनी थी। जनरल विज, नाडूस की क्या हाल है? सब अच्छा है सर, रॉल्फ बोला। ठीक है, मीटिंग के बाद मुझे तुमसे नाडूस के बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है सर। रॉल्फ सभा में चला गया। उसमें वो ही 8-10 लोग थे जो रॉल्फ के खास थे। तुम तैयार हो? रॉल्फ ने जैसन से पूछा। रॉल्फ की आवाज में तल्खी थी। उसे पता था ये मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने बिना किसी को बताए इतना बड़ा कदम उठाया था। जी सर, जैसन ने सैल्यूट करते हुए बोला। उसने आगे कहा, मैं 4 स्टारगेट शिप लेकर निकल रहा हूं। 2 शिप्स में अजय सेना की एक टुकड़ी और बाकी 2 शिप्स में तकनीकी सामान, रोबोट और कुछ इंजीनियर्स, जिससे जब मैं इरिट्रिया पर कब्जा कर लूं तब हम फटल स्पेसशिप बना सकेंगे।
एडमिरल को ले लिया साथ में? रॉल्फ ने पूछा। एडमिरल एक ऐसी रोबोट थी जो दिखने में किसी सुंदर किशोर लड़की की तरह दिखती थी, परंतु वो एक बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट थी। ज़ोर प्लेनेट का सबसे बेहतरीन निर्माण। वो बहुत सारी गणनाएं एक साथ कर सकती थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। हाँ सर, एडमिरल को ले लिया। मैं और एडमिरल ही पूरे मिशन में जगह रहेंगे। बाकी जितने भी सैनिक और इंजीनियर्स हैं वो सुप्त अवस्था में रहेंगे। जब हम इरिट्रिया पर पहुंच जाएंगे तब हम उन लोगों को उनकी नींद से उठा देंगे। रॉल्फ ने बोला। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछ सके। तभी एक मंत्री ने बोला, जैसन, क्या अजय सेना की 2 टुकड़ी काफी रहेगी? जैसन बोलना तो चाहता था कि यदि उसको 5-6 स्टारगेट शिप्स और मिल जाए और वो 5-6 अजय सेना की टुकड़ी ले जा सके तो काफी अच्छा रहेगा। परंतु इससे पहले रॉल्फ बोला, हाँ, 2 टुकड़ी काफी है। इरिट्रिया पर सभ्यता तो है, परंतु वो इतनी विकसित नहीं है कि अजय सेना की एक भी टुकड़ी का सामना कर सके। तो 2 टुकड़ी तो बहुत हो गई। रॉल्फ ने 2 टुकड़ी बोल दिया था और रॉल्फ का शब्द अंतिम होता था। अब जैसन नहीं बोल सकता था कि उसे 5-6 टुकड़ियां चाहिए। रॉल्फ को इसी बात के लिए निकाटो टोकता था। रॉल्फ किसी और की सुनता ही नहीं था। इससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती थी। रॉल्फ ने आदेश दिया, जैसन, तुम निकलो और विजयी भव। रॉल्फ को अब करना था लंबा इंतजार, 1 सदी से भी ज्यादा का इंतजार। रॉल्फ मीटिंग से वापस अपने चैम्बर में आ गया था। निश और जनरल विज उसके साथ थे। रॉल्फ अपने आरामदायक सोफे पर बैठा था, परंतु वो अत्यधिक बेचैन था। निश बोली, रॉल्फ, ये मिशन तो जब सफल होगा तब होगा। जैसन को इरिट्रिया जीतने और फटल स्पेसशिप बनाकर ज़ोर भेजने में बहुत समय है। उसके बाद तुम्हें मर्कल को हराने में भी समय लगेगा, परंतु अभी अगला चुनाव 60 वर्षों में है। कुछ सोचा है? क्या करोगे? कैसे ये चुनाव जीतोगे? तुम्हारी विरोधी डेल और शिनी बहुत खतरनाक है। प्लान नाडुस। रॉल्फ की आंखों में एक चमक थी। उसने कुछ योजना बना ली थी, कैसे वो अगला चुनाव जीतेगा। प्लान नाडुस? वो क्या है? निश ने विस्मय से पूछा। रॉल्फ ने कुछ बहुत ही खतरनाक सोच लिया था। रॉल्फ को किसी भी कीमत पर अगला चुनाव जीतना था और इस इरिट्रिया के मिशन को गुप्त रखना था। रॉल्फ को कुछ करना होगा, क्योंकि उसके विरोधी ये प्रश्न उठाएंगे कि रॉल्फ ने मर्कल को हराने के लिए क्या किया। कौंताना सिर्फ इसीलिए हारा था क्योंकि रॉल्फ ने जनता को यकीन दिला दिया था कि वो मर्कल को हराएगा। यदि रॉल्फ ने कुछ खास नहीं किया तो उसके विरोधी इसका बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएंगे। कौंताना गायब था, परंतु डेल, शिनी और परिंजे ग्रह का वो खड़ूस और कुटिल प्रेसिडेंट सैडल अभी राजनीति में रॉल्फ के सबसे प्रमुख विरोधी थे। कैसे रॉल्फ अपने इतने बड़े प्रतिद्वंदियों को अगले चुनाव में हरा पाएगा? ये चिंता रॉल्फ को हमेशा सताती थी। रॉल्फ की उम्मीद थी जैसन फटल शिप्स बना ले और फिर वो इन मर्कल और मिलांज को सही से खदेड़ दे। उसके बाद वो कौंताना से भी बड़ा नाम बन जाएगा। परंतु जब तक जैसन इरिट्रिया को जीतकर फटल स्पेसशिप ना बना ले, रॉल्फ को जनता का ध्यान कहीं और लगाना था। मर्कल से रिश्ते अब थोड़े ठीक हो गए थे, परंतु पहले जैसे नहीं थे। मर्कल से युद्ध में हार रॉल्फ को और सभी ज़ोर के लोगों को सताती थी। मर्कल अब अपने प्रकाश गति से तेज उड़ने वाले फटल शिप्स बहुत ही मुश्किल से देता था, और अगर देता भी था तो बहुत ऊंचे दामों पर। रॉल्फ को पता था कि जैसन सफल होकर आएगा और जल्द ही वो मर्कल को ज़ोर साम्राज्य से निकाल देगा।
और उन सपोले मिलांज को भी। निश रॉल्फ को देख रही थी, जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसको समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो रॉल्फ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। कार टनल में तेजी से जा रही थी। बोरो अपना काम कर रहा था, कुछ मानसिक गणनाएं। जोरो लॉरा की देखभाल कर रहा था, हालांकि वो बेहोश ही थी। लेडी तारा और धर्मा एक साथ एक ही सीट पर बैठे थे। जल्द ही कार्ट अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। तारा ने विजन भेजा और बोला, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जैसन 4 स्टारगेट शिप के साथ इरिट्रिया के मिशन पर निकल चुका था। 2 शिप्स में अजय सेना और बाकी 2 में शिप बनाने की सामग्री, इंजीनियर्स, रोबोट, खाना पीना आदि था। उसे 100 वर्षों से अधिक का समय लगना था। इन 100 वर्षों में जोर में अनेकों घटनाएं घटी। धर्मा ने बीच में बोला, परंतु 60 वर्षों बाद तो चुनाव था ना जोर पर? हाँ धर्मा, जोर साम्राज्य 409 ग्रहों में फैला हुआ था। 410वां ग्रह इरिट्रिया उस समय जोर के कब्जे में नहीं था। इन 409 ग्रहों पर चुनाव होते और इनके गवर्नर फिर आपस में वोट करके एक सुप्रीम कमांडर चुनते थे। उस समय जब रॉल्फ सुप्रीम कमांडर था, उसके विरोधी थे डेल और शिनी। शिनी सुर नामक एक प्लेनेट की गवर्नर थी और डेल जोर प्लेनेट का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो जोर का सुप्रीम कमांडर तो रॉल्फ था ना, तो डेल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कैसे हुआ? वो तो उसका विरोधी था। धर्मा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। धर्मा, जोर साम्राज्य का प्रशासन और राज्य व्यवस्था थोड़ी भिन्न है। चूंकि जोर प्लेनेट का चुनाव डेल ने जीता था, इसलिए डेल बना जोर प्लेनेट का गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और वहीं पर रॉल्फ ने आइविश से चुनाव जीता था, इसलिए वो बना आइविश का गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसका मतलब आइविश की अजय सेना और सिविल प्रशासन का अधिकार रॉल्फ के पास था और जोर प्लेनेट का डेल के पास। अच्छा, अब मैं समझ गया। इतनी जल्दी समझ गए? तारा को आश्चर्य हुआ। हाँ लेडी तारा, ऐसे ही 400 ग्रहों के अलग अलग गवर्नर थे और उन सब ने मिलकर फिर रॉल्फ को अपना सुप्रीम कमांडर बना लिया। परंतु अपने ग्रह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वो लोग ही थे। जोर साम्राज्य एक फेडरल साम्राज्य था। हाँ धर्मा, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेडी तारा ने जोर साम्राज्य का विजन प्रेषित किया और बोला, रॉल्फ जोर साम्राज्य का, जो 409 ग्रहों में फैला हुआ था, सुप्रीम कमांडर था। परंतु जोर प्लेनेट उस साम्राज्य की जननी थी, जहां से सभी लोग अलग अलग प्लैनेट्स पर फैले थे। इसलिए जोर प्लेनेट सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण था। कॉन्ताना भी हमेशा से ही जोर से ही चुनाव जीतता था। जोर में गवर्नर डेल चुनाव जीता था, इसलिए डेल रॉल्फ का सबसे प्रमुख विरोधी था। डेल को हमेशा लगता था कि वो रॉल्फ को अगला सुप्रीम कमांडर का चुनाव हरा देगा। उसे 409 प्लैनेट्स में से मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए था। शिनी डेल की प्रमुख सहयोगी थी। धर्मा ने बोला, समझ गया। रॉल्फ के लिए मुश्किलें बहुत थी। तारा ने कहा, हाँ धर्मा, और रॉल्फ ने चालू किया प्लान नाडुस।